नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी फाउंडेशन कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें कंप्लीट आपको स्टडी करा रहे हैं। तो उसमें जैसे कि पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए हम पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे। जिसका कोर्स मैक्सिमम 60 डेज़ का कोर्स है। 60 दिन में आपकी कंप्लीट पॉलिटी होगी, ठीक है। तो जिससे कि आपका 60 to 70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 70% क्यों? क्योंकि जो 30% बचेगा वो आपको करंट अफेयर से करना होगा, ठीक है। तो बिकॉज करंट अफेयर के बिना ऑल कोर्स अधूरा है, ठीक है। कोई भी कोर्स आप करते हैं, करंट अफेयर अगर ऐड नहीं करते हैं तो वो सिर्फ 60 से 70% ही पहुंचता है। तो इसके साथ में आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना होगा। और ये कोर्स जो है एसएससी, जीडीएस, एमटीएस, पीसीएस लेवल हर किसी के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट आपको जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमारा संविधान जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बट उसका कुछ पार्ट जो था 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया था। और उसमें कौन कौन से आर्टिकल थे, 5, 6, 7, 8, 324 जो आर्टिकल थे वो आपको आगे बताएंगे क्लियर से, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिल्कुल बेस से, जिसको जीरो लेवल है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है संविधान का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि जानते हैं, अब ये तो आपको पता होगा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था। जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक मिनट, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इससे पहले इतिहास कैसे, हमारा संविधान एक ही दिन में तो बन के तैयार नहीं हो गया। तो इससे पहले क्या क्या प्रक्रम हुआ, कैसे हमारे संविधान का आधार तैयार हुआ, हमने संविधान में क्या कहाँ से लिया, सब जानेंगे, ठीक है। और किस डेट को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आया, क्या हमने क्या पार्ट कहाँ से लिया, जैसे विधि का शासन कहाँ से लिया, राज्यपाल का निर्वाचन कहाँ से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लेते हैं संशोधन, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति शासन है, कहाँ से कब लिया गया और किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कंप्लीट जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कहानी स्टार्ट होती है आपकी, एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे कि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद फैक्ट के रूप में आपको सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी आपके लिए हिस्ट्री का भी कोर्स लाऊंगा, पर अभी पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं 1765 से। तो 1765 में ऐसा हुआ, 1765 में प्रथम बार 1765 में प्रथम बार किया गया कि 1765 में सबसे पहले आया था राजपत्र, जिसे राजपत्र कहिए या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि कंपनी का शासन था भारत पर। तो कंपनी पर जैसे आधिपत्य करने के लिए ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले जो अपना भेजा 1765 में आया। तो 1765 में क्या हुआ कि आया, सिर्फ उस पर लगाया गया, कंपनी पे एक तरीके से कर लगा दिया गया कि आपको 10 लाख पाउंड प्रति वर्ष देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जैसे कि जब 10 लाख पाउंड देने लगी कंपनी, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश के अंदर भी और लालच आया कि इससे और शासन पूरा लिया जाए। तो इसके तहत क्रम से क्रम अमेंडमेंट आते रहे, जैसे कि आगे का 1773 का, ठीक है। तो इसके लिए जानते हैं कि इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 नवंबर, जैसे जानते हैं कि 26 नवंबर, हाईलाइट करते चलेंगे पॉइंट को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत के संविधान सभा के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई अधिनियम पारित किए गए थे। तो उन नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम 1773 का, जो फर्स्ट आपके लिए आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, बट इसके सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट नहीं थे आपके काम के वो मैंने हटा दिया है। मिनिमम डेटा रखा है, बट कंप्लीट डेटा है जो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस समय कौन गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। गवर्नर था, उसे जनरल की उपाधि 1773 एक्ट के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था, ठीक है। क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर। बट अगर गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो जानते हैं जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसमें क्या क्या किया गया। तो पहले में बंगाल का शासन गवर्नर जनरल था, 4 सदस्य परिषद में निहित किया गया
और इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा जाने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो जो शासन था उसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य नियुक्त किए गए जो ये शासन चलाएंगे भारत का, और इनके लिए कहा गया कि ये बहुमत से निर्णय लेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में ये किया गया कि इनके निर्णय बहुमत से लेने लगे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रशासक मंडल में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में और 4 सदस्य जो थे क्लेवरिंग थे, मानसॉन थे, बारवेल थे तथा फिलिप थे। ठीक है, परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये 4 सदस्य आए। अब इनमें कोई भी निर्णय लेना होता था तो चारों ये बहुमत के आधार पर लेते थे, बहुमत करते थे, जिसकी तरफ बहुमत होता था वो लेते थे। ठीक है, एक पॉइंट आपका हुआ। दूसरा पॉइंट, ये कार्यकाल जो इनका था 5 वर्ष का था। ठीक है, जो सदस्य नियुक्त किए गए परिषद के, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। तो इन्हें किसकी सहायता पर हटाया जा सकता था? ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा ही हटाया जा सकता था और कार्यकाल इनका नियत था। आगे जानते हैं, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक है, ये जाना ब्रिटिश द्वारा हटाया जा सकता था। और मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, सबका पहले अलग अलग शासन था कि मद्रास अपना अधिकार देखता था और बॉम्बे का अधिकार अलग था। बट इसके द्वारा मद्रास तथा बॉम्बे को अधीन कर दिया गया, किसके? बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, मद्रास बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर दिया गया था 1773 एक्ट के द्वारा। दूसरा पॉइंट हुआ, और सब परिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने के से पूर्व निर्देशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। तो जैसे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, जिसमें गवर्नर जनरल और साथ में 4 सदस्य थे, निर्णय कैसे होता था? बहुमत के आधार पर होता था। तो अगर कोई कानून बनाते थे तो उसे लागू करने से पहले निर्देशक बोर्ड में कौन आता था? जो कंपनी के मालिक थे, 24 सदस्य थे, उनके अधिकार के तहत आता था। वो जब इसे रेक्टिफाई करते थे, स्वीकार एक्सेप्ट करते थे, तब जाके कानून लागू होता था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे जानते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, कौन, क्या नाम था उनका? सर एलिजा ईचे थे। ठीक है, सर एलिजा ईचे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके साथ में एक भारतीय को इसमें नियुक्त किया गया था, वो नाम आप बताइएगा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो 1773 के एक्ट पे हमारे लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि जो ये एक्ट आया, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। और इसके सदस्य के साथ में सहायता के लिए 4 सदस्य की कार्यकारिणी बनी। उसमें कौन था? क्लेवरिंग थे, मॉनसॉन थे, बारवेल थे, फिलिप थे। ठीक है, 4 सदस्य थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर ब्रिटिश संसद द्वारा ही हटाया जा सकता था और मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया। तो अगर आप सही से पढ़ेंगे तो एक पॉइंट आपके लिए ये हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट एक पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट 4 पॉइंट है। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जानते हैं 1781 का एक्ट। ठीक है, 1781 का, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1773 में कुछ कमियां रह गई, उसको संशोधित करने के लिए 1781 का एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकार दिया गया था विधि बनाने की, कि जो कलकत्ता की सरकार, बंगाल की सरकार थी, जो नियम बनाती थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों क्षेत्रों पर लागू होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारी जो थे विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उनके सरकारी अधिकारी के हैसियत से किया हो। इसका अर्थ ये है कि जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो राजस्व वसूली और राजस्व के जो कार्य करते थे, उन कार्यों के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उनसे मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भी और गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य जो इस कार्य को कर रहे थे। ठीक है, राजस्व वसूली के कार्य, कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धर्मात्मक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया।
जैसे कि जो कानून बना रहे थे ये, उसमें ऐसा रखा गया मान कि भारतीयों के जो सामाजिक नीतियां हैं, सामाजिक परंपरा है, उनके रीति रिवाज का सम्मान रहे, कोई नकारात्मक असर ना पड़े। ठीक है। और वही पॉइंट ये बता रहा है कि इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। तो 1781 में हमारे लिए दो ही बात इंपॉर्टेंट है, दो, कि एक, इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को कोर्ट ऑफ जो कोर्ट ऑफ काउंसिल थी उसे मुक्त कर दिया गया था राजस्व वसूली के कार्य और राजस्व संबंधी जो कार्य था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त थे। ठीक है। और दूसरी बात, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं 1784 का। पिट्स क्या थे उस वक्त? ब्रिटिश के पीएम थे, उनके नाम पर था पिट्स इंडिया अधिनियम पड़ा। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, और यहाँ से जैसे कि जानते हैं 1773 में से पहले जो द्वैध शासन चला रहा था, द्वैध शासन का अर्थ आप जानते होंगे कि बंगाल में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो बंगाल में जब शासन हुआ था 1764 में, 1757 में तो युद्ध हुआ था, लेकिन जो कंप्लीट शासन हुआ था 1764 में, तो उसके बाद से द्वैध शासन चल रहा था। तो द्वैध शासन को समाप्ति कब हुई थी? 1773 में प्रथम एक्ट के द्वारा, और 1784 में फिर से द्वैध शासन लागू हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे जो था, यहाँ पे किस अधिकार पे आया था द्वैध शासन, चले जानते हैं। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ठीक है। इस परिषद को युद्ध, संधि और राजस्व सहन शक्ति दी गई। तो इसमें ये पूछ लेगा, ये पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपसे, जो क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि इसमें क्या क्या दिया गया। तो युद्ध, संधि और राजस्व, युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य, 3 कार्य दिए गए थे। किसे, क्या गठन किया गया था? ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार में थे युद्ध था, संधि था, राजस्व, सैन्य शक्ति था। ठीक है। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंपनी के जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। कि ब्रिटिश का आधिपत्य प्रथम बार कब आया? तो याद रखिएगा 1784 में। ठीक है, ब्रिटिश अधिपत्य प्रदेश कहा गया। गवर्नर जनरल के देसी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे, देसी राजाओं से युद्ध करने से पहले कंपनी के जो संचालक थे उनसे सहमति लेना आवश्यक हो गया कि उनसे अगर कोई युद्ध करना है तो पहले कंपनी के जो मालिक थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। इंग्लैंड में 6 आयुक्तों, कमिश्नरों को एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, नियंत्रक बोर्ड, इंग्लिश में कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर अधिकार दिया गया, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसके सदस्य की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्य में एक जो होता था ब्रिटेन का अधिमंत्री होता था। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे, इसमें से एक सदस्य ब्रिटेन का अधिमंत्री तथा दूसरा विदेश सचिव होता था। ठीक है, और 4 अन्य होते थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ सकता है कि उसमें से 2 कौन से जरूरी थे। तो 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अधिमंत्री होना चाहिए था और दूसरा विदेश सचिव, कहाँ का? ब्रिटिश का। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल को कंपनी के भारत सरकार के नाम, आदेशों और निर्देशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो इससे पहले किसे अधिकार था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कंपनी के संचालक थे, उनके पास अधिकार था कि अगर कोई कानून बनता है तो उसे हाँ या एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्वीकार कर सकते हैं या नकार कर सकते हैं। बट इस अधिनियम के द्वारा आ गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेना जरूरी हो गया स्वीकृति। ठीक है, किसी कार्य के लिए। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके द्वारा नियुक्ति होती थी। ठीक है, वो नियुक्ति करते थे किसकी? गवर्नर जनरल और काउंसिल की। और गवर्नर जनरल और काउंसिल कोई कार्य करते थे तो उसके लिए स्वीकृति किसकी आवश्यक थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापना की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कोर्ट स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत? 1784 के तहत। ठीक है,
तो इसमें ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया उसे क्या क्या अधिकार थे, युद्ध, संधि और राजस्व तीनों पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो गया। और गवर्नर जनरल की परिषद जो थी 4 से 3 कर दी गई थी, ठीक है, 4 से 3 कर दी गई थी। और ये यूज़ कौन करता था, गवर्नर जनरल काउंसिल करती थी, उस पर इसके लिए इंफॉर्मेशन किसको देना होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1786 का एक्ट। 1786 का अधिनियम कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, 2 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो जानते हैं। जैसे कि 1786 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने को और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो अगर कोई निर्णय होता था, बहुमत से होता था, फिर भी उसे गवर्नर जनरल अस्वीकृत कर सकता था और उसके निर्णय, अपने निर्णय को लागू कर सकता था, ठीक है। और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। गवर्नर जनरल जो था मुख्य सेनापति बन गया, चीफ ऑन कमांडर, ठीक है, चीफ इन कमांडर की शक्ति मिल गई। तो देखते हैं अब 1793 का। एक मिनट चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि 1793 का जो अधिनियम आया था उसमें कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, बट जो है इसके बाद में देखते हैं। 1793 में जो कंपनी का कार्यकाल था 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों पर प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका, वो देखिएगा। गवर्नर जनरल एवं गवर्नर की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव को आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो था और गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता जिसके पास थी, इसके लिए आवश्यक योग्यता बना दी गई कि कम से कम 12 वर्ष तक भारत में कार्य किया हो, ठीक है, रहने का अनुभव किया हो, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाने लगा, ठीक है। वेतन अब किससे दिया जाने लगा, भारतीय कोष से। किसका वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन हुआ था 1784 में, उसका वेतन अब 1793 में भारतीय राज्य कोष से दिया जाने लगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1813 का। 1813 का जो अधिनियम आया, उसके 2-3 खास बातें थी कि ब्रिटिश का जो व्यापार था, एक व्यापार पे एक अधिकार था। तो व्यापार पे एक अधिकार में चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के सारे व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें क्या इसमें। कंपनी के एक अधिकार की समाप्ति करने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सभाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट था, जो भारत का व्यापारिक एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, जिसमें क्या क्या छोड़ा गया, चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार को एक अधिकार को बना रहने दिया। जो कंप्लीट व्यापारिक एक अधिकार था वो समाप्त हो गया। चाय तथा चीन का व्यापार अधिकार समाप्त नहीं किया गया, ठीक है, वो बचा रहा इनके पास, चीन के साथ व्यापार करने का और चाय का व्यापार। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो ईसाई मिशनरी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की किस अधिनियम से छूट दी गई थी, तो 1813 में, ठीक है। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश भी इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था।
ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछ लेता है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का अधिनियम किस अधिनियम में आया था, तो 1813 में आया था। ठीक है। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय राजस्व का नियंत्रण दे दिया गया। ये तो चलिए, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया, उसको विस्तार भी कर दिया गया। तो इसमें हमारे लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है 1813 में, कि चीन के साथ चीन तथा चाय के व्यापारिक अधिकार को छोड़कर व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। और तीसरा पॉइंट कि सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। ठीक है। तो 1813 में हमें सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं 1833 का। 1833 का जो राजपत्र आया था, इसके द्वारा कंपनी का इम्पॉर्टेंट बात जो थी बताता हूँ आपको। 1833 में कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में नहीं, प्रशासनिक बन गई थी, प्रशासन करने लगी गई थी। ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि कंपनी एक व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बन गई। कंपनी के चाय चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया और उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। ठीक है। अब एक कंपनी व्यापार के तरीके से नहीं कंपनी रह गई, वो राजनीतिक संस्था हो गई। जैसे राजनीति में कोई मान लीजिए राजनीतिक सत्ता जैसे कि जिसके हाथ में हो, कंप्लीट शासन करने लगी भारत में। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जैसे कि आपने जो जाना था 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी, उसी प्रकार से 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। तो यहाँ पे नाम देखिएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सिर्फ नाम का खेल है और काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। 1773 पहले क्या था, सिर्फ गवर्नर था, और 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है। विधि के संहिताकरण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। फलस्वरूप 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तो याद रखिएगा 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और इसमें ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मद्रास तथा बम्बई के जो विधि बनाने का अधिकार था उसे वंचित कर दिया गया, समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे पहले प्रबल प्रमाण विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए आयोग का गठन किया गया। तो काफ़ी बार आपसे पूछ लेता है लॉर्ड मैकेले का गठन, लॉर्ड मैकेले समिति का गठन कब किया गया था, किस लिए किया गया था, तो विधि आयोग के रूप में किया गया था 1833 राजपत्र के अनुसार। ठीक है। तो हम जानते हैं कि कंपनी किस प्रकार से सत्ता की ओर जा रही है, और ये लास्ट अधिनियम पढ़ते हैं और इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता है। 1853 जो पढ़ते हैं, इसके बाद 1858 जानते हैं कि 1857 का युद्ध होता है, महासंग्राम। उसके बाद 1858 में कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटिश सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है। तो लास्ट चैप्टर है, कल हम पढ़ेंगे इसके शासन के बारे में, कि कैसे ब्रिटिश शासन जब चला तो ब्रिटिश शासन में क्या क्या अधिकार अधिनियम आए, कौन कौन से एक्ट हुए, किस प्रकार से हमने किस एक्ट से क्या भारत में लिया, वो कंप्लीट जानेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे एक शॉर्ट क्लास बनाएंगे, शॉर्ट क्लास में आप भी कंफ्यूज ना हो और आप सही से रिवीजन कर सकें, इसलिए। ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि 20 मिनट 15 दिन पढ़ा के छोड़ दूँ, 15 दिन 20 दिन बाद छोड़ दूँ। कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका, 60 डेज़ लगेंगे और कंप्लीट पॉइंट रहेंगे। अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपको कोई अदर नोट्स नहीं खरीदने हैं, ना बुक लेनी है, ना कुछ करना है। ठीक है। कंप्लीट नोट बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। 70% क्वेश्चन आपके इससे आएंगे। 30% 40% के लिए आपको करंट अफेयर रिवाइज करना पड़ेगा, कि कहाँ के राष्ट्रपति कि किस स्टेट का कौन सा प्रधान को मुख्यमंत्री है, कौन गृह मंत्री है, अपने स्टेट का याद करना पड़ेगा और आपको सेंटर का। ठीक है। तो वो आपको 40 से 30% आपको खुद याद रखना होगा। तो 1853 का राजपत्र जानते हैं क्या क्या इसकी खास विशेषताएं थी। जैसे कि देख इसमें शो कर रहा है कि भारतीय राजपत्र भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। इस अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग
तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था 1853 में जो एक्ट आया था इस समय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया? ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। जैसे कि इससे पहले आप एक्ट में देख रहे हैं कि हर एक्ट में 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया जा रहा था, बट इस शासन में बढ़ाया नहीं गया, इस चार्टर में बढ़ाया नहीं गया अधिकार। बताया गया कि किसी भी समय कंपनी जो शासन है, कंपनी से ब्रिटिश सत्ता शासन अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इससे पहले जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और सदस्य के जो नियुक्ति का अधिकार था किसके पास था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के संचालक थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष का नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था। ठीक है, तो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य पृथक किस अधिनियम द्वारा किए गए थे? 1853 द्वारा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो स्थायी पूछता है कि स्थायी सदस्य, सॉरी चलिए बताता हूँ अभी आपको। निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। जो कंपनी के संचालक थे उनकी संख्या 24 से 18 कर दी गई, और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उनकी नियुक्ति अब निर्देशक मंडल नहीं करते थे, उनकी नियुक्ति कैसे होने लगी? परीक्षा के द्वारा। ठीक है, और गवर्नर जनरल को परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को पृथक किया गया था। इसके साथ में स्थानीय विधायी प्रशासनिक कार्य अलग करने के साथ साथ में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया गया। जैसे कि अगर बंगाल में है तो बंगाल से भी कुछ सदस्य होने चाहिए। मुंबई, जैसे मुंबई जो इसके बने हुए थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, तो बम्बई से भी स्थानीय सदस्य के रूप में नियुक्ति होनी चाहिए प्रशासनिक कार्यों के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी पूछ लेता है। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक करने की व्यवस्था कब की गई थी? 1853 में की गई थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें वो बताता हूँ, आप ये याद रखिएगा कि निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई थी 1853 के द्वारा। और ब्रिटिश संसद को किसी भी ये पॉइंट याद रखिएगा कि विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से पृथक करने की व्यवस्था, और कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था 1853 के द्वारा। इसमें 2 पॉइंट हमेशा क्वेश्चन आता है, तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, लिखने के लिए आप नोट कंप्लीट लिखिएगा, बट याद करने के लिए बता रहा हूँ। और 1833 में आप याद रखिएगा कि कंपनी जो थी एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बन गई थी। प्रशासनिक का जो व्यापारिक एक अधिकार था समाप्त हो गया था, और कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक राजनीतिक संस्था बन गई थी। और दास प्रथा की समाप्ति भी 1833 एक्ट के द्वारा हुई थी। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले का अध्यक्षता में विधि आयोग जो गठन किया गया था, ठीक है, नियुक्ति की गई थी अधिनियम में। और 1813 में देखते हैं, 1813 में याद रखिएगा कि चीन तथा चाय के व्यापार को छोड़कर कंप्लीट व्यापार जो था एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की प्रचार की अनुमति दी गई थी, और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति थी। ठीक है, 1793 में सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन जो था भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था। ठीक है, और 1786 में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कई बार, कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ मिली, और गवर्नर जनरल को जनरल काउंसिल के सदस्यों के निर्णय को ना मानने का अधिकार, निर्णय को ना मानने का अधिकार और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। इसके पीछे भी कहानी है कि क्यों ऐसा किया गया था। जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया था 1786 में, तो उसकी 2 शर्तें थी कि उसे प्रथम तो सेनापति बनाया जाए, और दूसरी शर्त ये थी कि उसे गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे उनकी राय ना मानने का अधिकार दिया जाए, तब वो गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, इसके पीछे क्या कंडीशन थी वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, और पिट्स एक्ट में याद रखिएगा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, और द्वैध शासन 1784 से ही लगा था। जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 2 संस्थाएं हो गई थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति सिलेक्शन कराते थे, जैसे नियुक्ति होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दिया गया था कि अगर कोई कानून बनता था तो पहले इनकी अनुमति आवश्यक थी। ठीक है, 1781 एक्ट में, चलिए इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है,
और 1773 में आप याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इचे थे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं आज के लिए इतना ही, और कल बताएंगे आपको कंपनी कैसे, कि आज हमने पढ़ा कंपनी का शासन, तो कल हम जानेंगे ब्रिटिश शासन। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने जस्ट ये स्टार्ट, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी कोर्स फाउंडेशन चल रहा है, बट उसके साथ में मैंने 60 डेज़ के लिए आपका पॉलिटी का क्लास स्टार्ट किया है। तो मे भी हो सकता है कि इतना अच्छा वे ना हो स्पीकिंग का, बट फिर भी कंप्लीट कोशिश कर रहा हूँ। आपको ऊपर यहाँ से कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी आपको, कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और नोट्स मैं प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं सेल्फ भी। ठीक है, आप कंप्लीट सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जैसे कंप्लीट कोर्स है तो आपको कंप्लीट बताएंगे इसमें। थैंक यू।